वेलकम क्लास। लास्ट टर्न पर हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमारा ये जो चैप्टर है तंत्रिका आवेग एवं प्रतिवर्ती क्रिया की कार्य की, इसमें लास्ट टर्न पर हमने आपको जो तंत्रिका आवेग का संचरण सिनेप्स पर किस प्रकार से होता है और सिनेप्स के जो प्रकार हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े थे कि एक रासायनिक सिनेप्स होता है और एक विद्युत संचरण का होता है। इनके बारे में हमने यहाँ पर बात करी थी। इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आपका वो है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन का। इसके ऊपर आ जाते हैं। जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसको पढ़ने के पहले हम ये देखें कि प्राणी के शरीर में जो क्रियाएं होती हैं जितनी भी, उनको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हो गई ऐच्छिक क्रिया और दूसरी अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया से क्या मतलब है? ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो कि प्राणी की इच्छा शक्ति और चेतना पर निर्भर करती है। यानी सीधे शब्दों में हम कहें कि हम हमारी इच्छा से जो क्रियाएं करते हैं वो ऐच्छिक क्रियाएं होंगी और इन पर आपके प्रमस्तिष्क का नियंत्रण जो है वो रहता है। लेकिन हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती हैं और स्वतः घटने वाली क्रियाएं जो हैं वो होती हैं। इन जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं पर प्रमस्तिष्क का नियंत्रण भी नहीं होता है और इन्हें मस्तिष्क के अलावा कोई अन्य भाग, जैसे उदाहरण के रूप में लें हम यहाँ पर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे हम, तो वो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जंतु में मस्तिष्क की अनुपस्थिति का कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव इन क्रियाओं के ऊपर नहीं पड़ता है। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया है हमारी, ये प्रतिवर्ती क्रिया भी एक इसी प्रकार की क्रिया है, यानी कि ये एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया होती है। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज जो है वो सबसे पहले मार्शल हॉल के द्वारा 1833 में की गई थी। उसके बाद बेस्ट और टेलर ने हमें ये बताया कि ये स्वचालित होती हैं, अनैच्छिक होती हैं और प्रायः अचेत क्रियाएं होती हैं। अनकॉन्शियसली हम इन क्रियाओं को करते हैं और ये हमारे अभिवाही तंत्रिका सिरे, यानी जो कि ग्राही अंगों से हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जो सूचनाएं ले जा रहे हैं, उनका ये एक प्रारंभिक कार्य जो है वो होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो क्रम है ये सब पूरा मिला करके और ये जो इसके घटक जितने भी आते हैं उन सबको मिला करके हम रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप जो है वो कहते हैं। ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में हम अगर बताएं तो इसमें कुछ श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन जो हैं वो हम देख सकते हैं, जो कि प्राय वातावरण के द्वारा आरंभ होते हैं। यानी एक उद्दीपक की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो वातावरण का कोई भी घटक उद्दीपक का कार्य करके हमारे किसी ग्राही कोशिका को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है और इस प्रकार के उद्दीपन से क्या होगा, एक तंत्रिका आवेग जो है वो उत्पन्न होता है, जिसके बारे में हम पिछली क्लासेज में चर्चा इसमें हम कर चुके हैं कि किस प्रकार से तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति जो है वो होती है। ओके। तो ये तंत्रिका आवेग जो उत्पन्न हुआ है उसको न्यूरॉन्स की एक चेन के द्वारा, जैसा हमने तंत्रिका आवेग का देखा था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ये जाता है, इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेज दिया जाता है। अब इसका एनालिसिस होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में और वहां से ये जो आवेग है वो चालक न्यूरॉन के द्वारा, जो हमने न्यूरॉन के प्रकार पढ़े थे पहले, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स, तो वो जो चालक न्यूरॉन है इन्हें बाहर की ओर भेज देते हैं। बाहर की ओर से हमारा क्या मतलब हुआ? प्रभावी अंगों तक। जैसे प्रभावी अंग जो है वो आपका मसल फाइबर हो सकता है या कोई ग्लैंड सेल हो सकती है जिसको की सिक्रीशन जो है वो करना है। अब ये प्रभावी अंग, इनको जो निर्देश प्राप्त हो रहा है इस तंत्रिका आवेग के द्वारा, उसके अनुसार कार्य ये करते हैं। तो इसमें जितने भी घटक हैं वो सभी घटक मिल करके एक संरचना बनाते हैं जिसको कि हम रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप जो है वो कहते हैं। तो कुछ चाप का हम उदाहरण लेते हैं। एक हो गया आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स या मेरु प्रतिवर्ती
चाप इसको कहा जाता है, मेरु प्रतिवर्ती आर्क, स्पाइनल आर्क या स्पाइनल रिफ्लेक्स कह रहे हैं हम इसको यहाँ पर। तो क्या होगा इसके अंदर कि जो ग्राही अंग है हमारा और प्रभावी अंग है उसके बीच में, जैसा मैंने अभी बताया कि न्यूरॉन्स की एक चेन जो है वो होती है। इस चेन में कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके, वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो मिलकर के आपका प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहला अंग हो गया आपका संवेदी अंग। संवेदी अंग क्या है? हमारे ग्राही अंग हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से उद्दीपन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से यहाँ से आपका एक तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करने का काम ये करेंगे। अब ये तंत्रिका जो कि संवेदी अंगों के अंदर है, उस तंत्रिका कोशिका को हमने क्या कहा है? अभिवाही या संवेदी न्यूरॉन्स। ये क्या करेंगे कि आपका ये जो संवेदी अंग जिसने कि किसी चेंज को डिनोट किया है, उसको ज्ञात किया है, वहां से आवेग जो है मेरुरज्जु तक, इनके कोशिका काय मेरुरज्जु तक ले जाया जाता है और ये जो संवेदी न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन के कोशिका काय मेरु तंत्रिका में पाई जाने वाली डोर्सल रूट गैंग्लियन में स्थित होते हैं। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पहले डोर्सल रूट गैंग्लियन तक जा रही है और इनके एक्सॉन जो हैं वो डोर्सल रूट को बनाते हैं। ठीक है। तीसरा घटक हो जाएगा इसका सहबंधक या इंटरन्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स के टाइप जो है हमने पहले पढ़े थे, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया, या इंटरन्यूरॉन जो है जो कि दो प्रकार के न्यूरॉन को जोड़ता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये कहाँ पाए जाते हैं कि ये मध्यवर्ती तंत्र कोशिकाएं या जिनको हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन कह रहे हैं, या मेरुरज्जु के ग्रे मैटर में, ये धूसर द्रव जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, इस ग्रे मैटर के अंदर ये होते हैं। काम क्या है इनका कि ये हमारे संवेदी न्यूरॉन्स और चालक न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। संवेदी न्यूरॉन ने क्या किया? आपका अभिवाही जिसको हम कह रहे हैं वो संवेदी अंगों से इंफॉर्मेशन लेकर के और मेरुरज्जु तक लेकर के और आया है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में दूर ले जानी है। तो सामान्यतः होता क्या है कि संवेदी में एक न्यूरॉन होता है, परंतु इनकी संख्या कभी कभी दो भी हो जाती है और ये तंत्रिकीय आवेग को संवेदी न्यूरॉन से चालक न्यूरॉन की ओर भेजने का काम ये करते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, वो है आपका अपवाही या चालक न्यूरॉन। लास्ट पार्ट का मतलब तंत्रिका न्यूरॉन का दूसरा भाग, वो हो गया अपवाही या चालक न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स जो आपने टीएस पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसमें दो हॉर्न जो हैं वो पाए जाते हैं, वेंट्रल हॉर्न और डोर्सल हॉर्न। तो ये न्यूरॉन्स जो हैं, चालक न्यूरॉन जो हैं, वो मेरुरज्जु के जो वेंट्रल हॉर्न होता है, अधर श्रृंग, मेरुरज्जु के अधर श्रृंग के ग्रे मैटर में या धूसर द्रव में ये पाए जाते हैं। जो हमने यहाँ बताया है कि ये मेरुरज्जु के अधर श्रृंग के धूसर द्रव में उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं और इनके एक्सॉन जो हैं वो मिलकर के और मोटर नर्व फाइबर बनाते हैं और ये मोटर नर्व फाइबर मेरु तंत्रिका के वेंट्रल रूट में से होकर के प्रभावी अंगों तक जाती है और वहां पर ये समाप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ये जो इंफॉर्मेशन इसको मिली है अभिवाही न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन के द्वारा, उस सूचना को प्रभावी अंग तक ये पहुंचाएगा और इसके कारण से जो अंतिम भाग बन जाता है चाप का हमारा प्रभावी अंग, वो अब अपना फंक्शन जो है वो करेगा। तो प्रभावी अंग क्या करते हैं कि ये चालक न्यूरॉन से प्राप्त हुई जो आवेग में जो सूचना आई है उसके अनुसार रेस्पॉन्स ये करते हैं। तो ये जनरली कौन से होते हैं? पेशी होती है और आपका ग्लैंड जो है ये हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर बताया है इसको कि ये आपका हमारे स्किन पे अगर किसी ने कोई ऑलपिन चुभोई है अचानक, तो यहाँ पर जो संवेदी न्यूरॉन्स हैं, ये संवेदी न्यूरॉन्स हमारे जिनको हमने एफरंट कहा है, ये आपके डोर्सल रूट तक ले जाएंगे। डोर्सल रूट से ये डोर्सल रूट गैंग्लियन होगा यहाँ पर, यहाँ से इंटरन्यूरॉन होंगे। ये इंटरन्यूरॉन इंफॉर्मेशन को आपका अपवाही या इफ्रंट या जिसको हम चालक न्यूरॉन कह रहे हैं, नहीं क्या कहेंगे, प्रभावी न्यूरॉन, ठीक है,
इफरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन जो है इनको कहा जाता है। अब चालक न्यूरॉन भी इनको हम कह रहे हैं, यहाँ पर हिंदी में इसको चालक न्यूरॉन भी कहा गया है। तो ये इफरेंट जो है वो आपका प्रभावी अंग तक ले जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ की जो स्किन है उसके ऊपर अगर कोई पिन चुभी है अचानक अननोइंगली, तो आप क्या करेंगे, उस हाथ को जल्दी से हटाएंगे, और ये हटाने का जो कार्य है ये इस मसल के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रतिवर्ती चाप ये पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क जो है वो बन जाता है, इसको हम प्रतिवर्ती चाप जो है वो कहते हैं। ये प्रतिवर्ती चाप हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट को बनाते हैं, और इसके द्वारा होने वाली क्रिया जो है उसको हम निम्न प्रकार से श्रृंखलाबद्ध रूप में समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले हमारे जो संवेदी अंग है वो बाह्य या आंतरिक वातावरण से उद्दीपन को ग्रहण जो है वो करते हैं। अब ये उद्दीपन इन संवेदी अंगों में पाए जाने वाले संवेदी न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करते हैं, और ये इसको मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये जो आवेग हैं मेरुरज्जु के ग्रे मैटर के अंदर प्रवेश करते हैं, और इंटरन्यूरॉन के अंदर ये आवेग को उत्पन्न करते हैं। देखिए ये पहले वाला चार्ट है ना, ये यहाँ से आया और यहाँ से ये संवेदना को लेकर के और आपका डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू यहाँ पर आ गया। अब ये इस इंटरन्यूरॉन को इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। ठीक है, अब इंटरन्यूरॉन क्या करेंगे कि ये इंटरन्यूरॉन जो है वो संयोजी न्यूरॉन जिसको हम कह रहे हैं इंटरन्यूरॉन, ये चालक न्यूरॉन को संवेदना जो है वो देते हैं, और ये चालक न्यूरॉन इस आवेग को प्रभावी अंग तक पहुंचाते हैं। जैसा कि हमने इसके अंदर बताया है कि ये जो इफरेंट न्यूरॉन है, ये इफरेंट न्यूरॉन आपके प्रभावी अंग को इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है। तो ये एक साधारण प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो आपकी यहाँ पर बन गई है। इस प्रतिवर्ती क्रिया में एक संवेदी और एक चालक न्यूरॉन जो है वो भाग ले रहा है, और एक बीच में आपका क्या हो गया, एक इंटरन्यूरॉन हो गया। तो ये जो प्रतिक्रिया है इसको मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है वो कहा जाता है। अधिकांश जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनमें कई संवेदी और कई चालक तंतु काम करते हैं, और इनके बीच में कई इंटरन्यूरॉन्स भी भाग लेते हैं। अभी मैंने जो आपको उदाहरण बताया है कि किसी ने पिन चुभोई और हम जल्दी से हाथ हटा लेते हैं, वो आपका एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है हो गया, इसलिए ये डिले इसमें कुछ नहीं होगा और तेजी से ये फंक्शन जो है वो हो जाता है। लेकिन जब एक से अधिक प्रकार के सिनेप्स उसके बीच में बन जाते हैं, एक से अधिक नंबर में सिनेप्स बन जाते हैं, तो इसको हम पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है वो कहते हैं। तो सामान्यतः रिफ्लेक्स जो है वो दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया आपका अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार जो है वो अनुबंधित प्रतिवर्त हो गया एक आपका ये। इनको हम सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं वो कहते हैं। ये क्रियाएं स्वाभाविक होती है और प्राणी में ये जन्म से ही उपस्थित जो है वो होती है, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित जो है वो होती है, यानी आनुवंशिक होती है। इसके अलावा ये क्रियाएं स्थायी होती हैं और जंतु के संपूर्ण जीवन काल में इनको हम देख सकते हैं, और एक निश्चित उद्दीपन के प्रति ये अनुक्रिया जो है वो करते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्तनों को की प्रतिवर्ती चाप जो है वो स्थिर होती है। तो उदाहरण देखें अगर हम इसके, कि जैसे आपका पलकों का झपकना, तो यहाँ पर किसी बाहरी चीज का आंखों से स्पर्श जब होता है, आपकी आंख के पास तेजी से कोई चीज आती है तो पलक जो है वो तेजी से बंद हो जाती है। ठीक है, या आपकी आंख में कोई चीज गिर गई है तो तेजी से पलक बंद होगी और पानी वहां से बाहर निकलेगा, जिससे कि वो उसको बाहर निकाल देगा। इसी तरह से भोजन का निगलना, भोजन को जब हम निगलते हैं तो ग्रसनी के संवेदी भाग को जब भोजन स्पर्श करता है तो एक क्रमाकुंचक गति बनती है और उसकी वजह से भोजन जो है वो निगला जाता है। इसी तरह से छींकना या खांसना, जब हमारे बॉडी में बाहरी कण नाक के अंदर जाकर के संवेदी भाग जो है उसको स्पर्श जब ये करते हैं, तब हमारी वक्षी पेशियां और डायफ्राम का एक साथ संकुचन होता है, जिससे कि हमें छींक आती है और वो पार्टिकल जो है बाहर निकल जाता है। इसी तरह से एक नी जर्क रेस्पॉन्स जो है वो होता है, जैसे घुटने पर जो केप होती है हमारे यहाँ पर, उसमें
जो टेंडन होते हैं उनमें संकुचन होने से आपके पैर में एक झटका जो है वो लगता है, ठीक है। इसी तरह से बिल्ली के द्वारा कान का हिलाया जाना, कान को जब आप हल्का सा स्पर्श करते हैं, बिल्ली जैसे मान लो सो भी रही है तब भी उसके कान को वो तेजी से हिला करके उस चीज को वहां से हटाने का प्रयास जो है वो किया जाता है उसके द्वारा। इसी तरह से हाथ की त्वचा पर, जैसा मैंने उदाहरण बताया आपको यहाँ पर, उसको तेजी से सीमेंट हम लेते हैं अगर कोई चीज वहां पर चुभ जाती है, या दूसरी और भी अनेक क्रियाएं होती है जिनका हमें पता नहीं है, जैसे कि सिक्रीशन होना, या आहार नाल की क्रमाकुंचक गति होना, या रक्त वाहिनियों के व्यास में परिवर्तन होना दबाव को बनाए रखने के लिए, हमारा सांस लेना और हृदय की स्पंदन दर, ये क्रियाएं ये जो क्रियाएं हैं ये हमारी अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। एक दूसरा प्रकार है प्रतिबंधी प्रतिवर्त या कंडीशनड रिफ्लेक्स। ये क्रियाएं जन्मजात नहीं होती हैं और प्राणी द्वारा जीवन काल में किसी उद्दीपन के प्रति ये सीखी गई होती है। जैसे पावलोव के प्रयोग के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा है इसके बारे में। तो पावलोव ने ये दिखाया था कि उसने कुत्ते पर एक प्रयोग किया था कि कुत्ते को जब भोजन दिखाया जाता है तब उसमें सलाइवा का फॉर्मेशन जो है वो होने लग जाता है, लार का सिक्रीशन वो करता है। और इस एक्सपेरिमेंट में जो भोजन की उपस्थिति है वो एक स्टिमुलस है। तो पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि कुत्ते को जब भी भोजन दिया जाता था तब एक घंटी की आवाज जो है वो वहां पर उत्पन्न की जाती थी। ये देखिए आप, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसके लिए। इसमें यह एक स्क्रीन है जिसके पीछे से हम कुत्ते को देख सकते हैं, और जब इसके सामने भोजन रखा जाता है तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से एक सेटिंग करी है। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब जो है वो उसके अंदर लगा दी थी, जिससे कि जो लार का जो सिक्रीशन होता है वो उसके अंदर आकर के और गिरने लग जाता है। और इस ये डिवाइस जो है इसको काउंट करता है, और एक काइमोग्राफ टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे यहाँ पर रिवॉल्विंग ड्रम के ऊपर इसका रेस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसको जब भी भोजन दिखाया जाता है तो इसके मुंह से सलाइवेशन जो है वो होने लग जाता है। अब पावलोव ने क्या किया कि इस कुत्ते को कंडीशनड किया कि भोजन जब भी दिया जाता है इसको तब घंटी की आवाज जो है वो की जाती है, एक बेल जो है वो रिंग होती है, घंटी की आवाज आती है और कुत्ते को भोजन मिलता है। तो धीरे धीरे कुत्ते ने क्या किया कि उस घंटी की आवाज को भोजन के साथ जोड़ लिया कि जब भी घंटी की आवाज आती है इसका मतलब अपने को भोजन जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बाद में कि कुछ एक्सपेरिमेंट में बिना भोजन दिए घंटी की आवाज जो है वो करी वहां पर, तब भी उन्होंने देखा कि कुत्ते में सलाइवेशन जो है वो होने लग जाता है, ठीक है। तो इसको इन्होंने, जैसे इस चार्ट के थ्रू हम और बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं कि भोजन के साथ में जब सलाइवेशन होता है तो ये हो गया आपका अननुबंधित उद्दीपन हो गया, और ये अननुबंधित रेस्पॉन्स अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हो गया, और ये अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया। बाद में ये देखा गया कि बेल बजाते हैं तब कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा इसका, लेकिन जब इसकी कंडीशनिंग की जाती है, कंडीशनिंग करने से मतलब हमारा क्या कि इसको लंबे समय तक हम भोजन जब देते हैं तो घंटी बजा करके और देते हैं, तो उसमें सलाइवेशन जो है वो होने लग जाता है। तो ये भी अभी भी क्या हो रहा है कि ये भोजन को देख करके ही सलाइवेशन इसके अंदर हो रहा है, इसलिए ये भी अभी भी आपका ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है और ये अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है। इसके बाद जब केवल इसको घंटी की आवाज सुनाई गई तब भी इसके अंदर सलाइवेशन होता है, तो ये आपका कंडीशनल स्टिमुलस हो गया और ये कंडीशनल रेस्पॉन्स हो गया, यानी ये प्रतिबंधित उद्दीपक हो गया और ये प्रतिबंधित उद्दीपक हो गया, और ये प्रतिबंधित क्रिया जो है, रेस्पॉन्स जो है वो इसका हो जाता है। क्लियर है आपको ये? अब जो प्रतिबंधित, हमारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनका केंद्रीय नियंत्रण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ती केंद्र जो है हमारे, वो मेरुरज्जु या मस्तिष्क में कई न्यूरॉन्स का एक समूह जो है वो होता है। और जैसे हम एक एग्जांपल लें यहाँ पर कि मस्तिष्क का पिछला भाग मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो कई हमारे वाइटल रिफ्लेक्स एक्टिविटी के केंद्र यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे आपका श्वसन केंद्र जो कि श्वसन की दर को नियंत्रित करता है, हार्ट बीट, मेटाबॉलिज्म, सिक्रीशन, जो उदाहरण मैंने पहले आपको बताए थे, रक्त वाहिनियों का फैलना व सिकुड़ना। मेडुला ऑब्लांगेटा में हमारे सोने की क्रिया, उल्टी आना, इनके भी नियंत्रण के केंद्र जो हैं वो होते हैं।
जो श्वसन के लिए उत्तरदायी केंद्र है, श्वसन केंद्र, ये वक्ष में हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और जो डायफ्राम होता है, उनसे ये उद्दीपन प्राप्त करता है, जिससे कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो आपका रेगुलर जो है वो हो जाएगा। तो श्वसन के लिए जो उत्तरदायी केंद्र है वो श्वसन केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार से हार्ट बीट के लिए जो उत्तरदायी केंद्र है वो आपके महाधमनी और महाशिरा से जो सूचनाएं आती हैं, उनके अनुसार हृदय के स्पंदन की दर को नियंत्रित करने का काम ये करता है। और मेरुरज्जु जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है, हाथ में पिन चुभने पर हम हमारा हाथ जो है वो हटा लेते हैं, तो मेरुरज्जु भी इनके बारे में क्रियाएं करता है। एक और चीज जो बच जाती है आपके, वो है आपका कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसके दो भाग जो हैं वो होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। छोटी सी सूचना है ये, तो इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं कि अनुकंपी तंत्र क्या होता है, कि ये मेरुरज्जु के दोनों ओर हमारे इसमें एक जोड़ी अनुकंपी तंत्रिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें कई सारे गेंगलियन की लड़ जो है, गुच्छकों की लड़ जो है वो होती है, और ये हमारे शरीर में ग्रीवा से उदर के अंत तक मेरुरज्जु के दोनों ओर जो है वो फैली हुई रहती है। जो स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं हमारी, उनकी जो योजी उपशाखा है वो गुच्छक से जुड़ी रहती है, और यहाँ से जो चालक तंत्रिका निकलती है वो दो भाग में विभाजित होती है, एक को हम प्री गेंगलियोनिक फाइबर कहते हैं, दूसरा पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर जो है वो कहलाता है। जो प्री गेंगलियोनिक फाइबर है ये मेरुरज्जु से अनुकंपी गुच्छक तक जाता है, और पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर जो है उस गुच्छक से विभिन्न तंत्रिका अंगों तक ये चला जाता है। इनके अंतिम सिरे जो हैं वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो मैंने पहले बताया था आपको सिनेप्स में, सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन और सिंपेथिन, इनका सिक्रीशन का काम जो है ये करते हैं। क्लियर आपको ये? तो हमारा जो सर्वाइकल रीजन है वहां पर सर्वाइकल गैंग्लियन होते हैं, और वक्षीय भाग में आपके सीलियक या एंटीरोमेजेंट्रिक गैंग्लियन होते हैं, और उनसे पुनः तंत्रिका निकल करके आहार नाल के अंगों तक जाती है। इसी तरह से आपका जो लंबर पार्ट है वहां पर हाइपोगेस्ट्रिक या मेजेंट्रिक गुच्छक होता है, जो कि आहार नाल का जो लोअर पार्ट है उसको कंट्रोल करने का काम ये करती है। तो ये सभी तंत्रिकाएं जो है वक्ष या कटिक क्षेत्र से निकलती है, इसलिए इनको थोरेसिको लंबर ग्रुप जो है वो कहा जाता है। ये हो जाता है आपका अनुकंपी। एक दूसरा तंत्रिका तंत्र है आपका परानुकंपी। ये आपके सिर और ट्राइजेमिनल क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं, और ये लड़ी में नहीं होते हैं लेकिन उन अंगों के पास में होते हैं जिनमें की तंत्रिकाएं जाती हैं। और जैसे आपका थर्ड जो क्रीनियल नर्व है, उसके प्री गैंग्लियोनिक तंतु नेत्र कोटर के सीलियरी बॉडी में जाते हैं, और वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक तंतु निकल करके आइरिस की पेशियों के अंदर ये जाते हैं। तो हमारा आंख के अंदर जो जाने वाला भाग जो है प्रकाश, उसको नियंत्रित करने का काम ये करते हैं। इसी तरह से परानुकंपी तंत्रिका जो है वो आपका एक तो तीसरा हो गया, फिर 7, 9 और 10 जो कपाल तंत्रिका है उससे ये निकलती हैं। तो 2 और 3 जो है आपकी ये स्पाइनल तंत्रिका पेल्विक गैंग्लियन जो है वो बनाती हैं, और वहां से आपका मूत्राशय, कोलन, वृक्क और जननांग और मलाशय को नियंत्रित करने का काम करती है। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन जो है वो होता है, और इसको क्रेनियोसेक्रल ग्रुप जो है वो कहा जाता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है, और इसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इसको भी आपको बाद में और दे दूंगा। तो उन क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करिए, और वीडियो भी आप लगातार देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।